दृष्टि आईएएस क्लास नोट्स फॉर यूपीएससी क्वालिटी। इसमें हम लोग जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन से पद हैं नहीं है उसे देख चुके थे, राज्यपाल के भी देख चुके थे, सीएम, राज्य के सभी मंत्री, महाधिवक्ता, राज्य के सिविल सेवक, और कौन से प्रसाद पर्यंत नहीं है ये भी देख चुके थे कि राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, जिला जज, जिला कोर्ट के अन्य जज जो भी हैं इन सभी को हम लोग देख चुके थे लास्ट लेक्चर में। फिर हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियाँ देख रहे थे। जिस राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने देखा था संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट को हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि जो संवैधानिक और वैधानिक संस्था है ये सभी जो है रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं और संसद के सदनों में रखवाता है राष्ट्रपति इसको, ठीक है, यानी कि रखवाना इसके लिए बाध्यकारी होता है, जरूरी होता है। इसका एक एक्सेप्शन है, एक जीएसटी परिषद, ठीक है, ये वार्षिक रिपोर्ट जो है ना वो राष्ट्रपति को ना देकर के ये केंद्र सरकार को देता है, तो ये एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, वार्षिक राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, दिव्यांग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और विधि आयोग। तो इसमें जो है ये जो यहाँ तक है प्रतिस्पर्धा आयोग, तो ये वार्षिक रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को देते हैं और संसद के सदनों में रखवाते हैं, ठीक है, ये संसद के सदनों में रखवाया जाता है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड से जो है वो वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देते हैं, संसद के सदनों में रखवाना केंद्र पर निर्भर करता है, मन करे रखवा दो, नहीं मन करे नहीं रखवाओ, मतलब कि ये क्या है, बाध्यकारी नहीं है, जरूरी नहीं है। फिर था कि वार्षिक रिपोर्ट को लेकर राज्यपाल की विधिक शक्ति क्या है। तो राज्य संस्थाएं जैसे कि राज्य लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 या राज्य वित्त आयोग आर्टिकल 243 का आई, इसमें वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देखते हैं, विधानमंडल के सदनों में रखवाता है, ठीक है। अब उसके बाद राज्य के चुनाव आयोग जो है 243 का के, ये राज्य सरकार के कानून पर निर्भर करता है कि क्या होगा, ठीक है। और राज्य के एससी आयोग, एसटी आयोग, दिव्यांग आयोग और महिला आयोग जो है वो राज्य सरकार के कानून पर निर्भर करता है। ये चीज़ क्या कर रहा है, राज्य सरकार के कानून पर निर्भर कर रहा है। अब कह रहा है विधेयकों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्व अनुमति। राष्ट्रपति का पहले देखिए धन विधेयक, वित्त विधेयक, बजट विधेयक, अंतर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य बिल, यदि राज्य कोई प्रतिबंध लगाता है, शर्त या प्रतिबंध लगाता हो तो, ठीक है, राज्य पुनर्गठन बिल, तो ये सब जो है वो राष्ट्रपति से इन सब से पहले अनुमति ली जाती है। और राज्यपाल से किसमें, तो राज्य का धन विधेयक हो, राज्य वित्त विधेयक हो या राज्य का बजट विधेयक हो, तो इससे पहले राज्यपाल की अनुमति लेनी होती है। आगे है सत्र, सत्रावसान, विघटन, अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, जो अगला उसका शक्ति था। इसमें देखें तो जो सत्र और सत्रावसान की बात है आर्टिकल 85 में है, इसमें सदनों को आहूत करना या सदनों के सत्रों को आहूत करना दिया गया है, जो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। ये जो सत्र है, ये जो सत्र शब्द है वो संविधान में जो है ना वो लिखा नहीं है, वे व्यवहारिक तौर पर कहा गया है कि सत्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। सत्र हो गए 3 प्रकार के। ग्रीष्मकालीन सत्र को बजट सत्र भी कहा जाता है और इसमें जो है ग्रीष्मकालीन जो है वो 2 महीने का लगभग चलता है, फरवरी मार्च में आता है। मानसून सत्र जुलाई में आता है, जुलाई अगस्त में, और 25 से 30 दिन चलता है। और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में आता है, 15 से 20 दिन चलता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि राष्ट्रपति प्रत्येक सदन के अधिवेशन यानी कि सत्र को किसी भी समय किसी भी स्थान पर जो वो उचित समझे ला सकता है। तो ये शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है कि जहाँ चाहे जब चाहे वो सदन के सत्र को बुला सकता है, ठीक है। तो सदन के सत्र को बुला सकता है, इससे संबंधित एक केस भी आया था जिसको आगे देखेंगे। सत्रावसान 2 सत्रों के बीच की अवधि राष्ट्रपति तय करेगा कि 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम कितना होगा, जो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ कितना होगा वो कह सकता है, लेकिन 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक वर्ष में न्यूनतम सत्र जो है कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। इसका विघटन लोकसभा, अब विघटन राज्यसभा का तो होगा नहीं, तो लोकसभा का जो विघटन है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो इस तरफसान में हो गए। अब यहाँ पे एक लाइन था कि राष्ट्रपति प्रत्येक सदन के अधिवेशन को किसी भी समय किसी भी स्थान पर ला सकता है। तो इससे रिलेटेड एक केस आया था नवम रेवैया वर्सेस डिप्टी स्पीकर केस। ये जो केस आया था अरुणाचल प्रदेश का केस था, जिसमें नवम रेवैया जो थे वो क्या कहते हैं स्पीकर राज्यपाल थे और यहाँ पे डिप्टी स्पीकर थे, ठीक है, इनसे आए थे। नवम रेवैया जो थे वो वहाँ के राज्यपाल थे और डिप्टी स्पीकर से संबंधित केस आया था। इस केस में हुआ ये था
कि इसमें ये निर्णय दिया गया कि राज्य का सत्र लाना या समाप्त करना मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा है। यानी राज्यपाल अपने इच्छा के अनुसार कहीं पे नहीं बुला सकता है, उसको बुलाने के लिए अपने मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी अनिवार्य होगी, बिना सलाह के नहीं बुला सकता है। क्योंकि इस केस में बिना सलाह के बुलाया गया था, इस वजह से ये केस आया था। और इसमें कहा गया कि राज्यपाल किसी सदन की कार्य प्रक्रिया को तय नहीं करेगा और उसको कोई हक नहीं है कि वो क्या करे, सदन प्रक्रिया को तय करे। इसमें क्या हुआ था कि ज़्यादातर लोग जो थे कांग्रेस के थे और कांग्रेस के कुछ नेता जो थे वो अपना दल बदलना चाहते थे। और वो जब दल बदलना चाहते थे तो उन्होंने कहा कि हम पे तो दल बदल लगेगा, इससे पहले क्यों ना हम स्पीकर के लिए ही स्पीकर को हटाने के लिए ही वोटिंग कर दें। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा, सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को कहा। सत्र आने वाला था जनवरी में, तो राज्यपाल से जाकर के रिक्वेस्ट की कि आप नवंबर दिसंबर में सत्र को बुलाइए। तो इसमें क्या हुआ कि स्पीकर ने कहा कि नहीं, वहाँ पे तो सत्र नहीं आ सकता है। तो राज्यपाल ने क्या किया, एक होटल में सत्र बुलाया, वहीं पे डिप्टी स्पीकर से बिल पास करवा दिया और बिल पास करवा करके वहाँ से स्पीकर को हटा दिया गया। तो उससे संबंधित ये केस आया था कि राज्यपाल किसी सदन के कार्य प्रक्रिया को तय नहीं करेगा और बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के वो जो है सत्र नहीं बुला सकता है। और यदि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया है तो वह दल बदल का प्रयोग नहीं कर सकता। यानी कोई स्पीकर है जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया है तो वो दल बदल का प्रयोग नहीं कर पाएगा। ये 3 चीज़ कही गई थी इस केस में, नवम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर केस में। उसके बाद बात आती है स्थगन सदनों के अध्यक्ष करते हैं। और एक चीज़ और रह गया था कि स्थगन कौन करेगा, तो जो सदन का अध्यक्ष होता है वो स्थगन करता है। ठीक है, अब आर्टिकल 86 है जो अभिभाषण की बात करता है। ये जो अभिभाषण की बात करता है आर्टिकल 86, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो सत्रों को संबोधित करे, सदनों को संदेश भेजे। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों को एक साथ या अलग अलग संबोधित कर सकता है, यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। ये जो है इसे 175 के साथ इसी में जो है सेम चीज़ जो है 175 में राज्यपाल के लिए कहा गया है। राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति है लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधी हुई है अभिभाषण की शक्ति। ठीक है, अब यहाँ पे है विशेष अभिभाषण आर्टिकल 87। वर्ष के पहले सत्र चुनावों के बाद नई सरकार के पहले, वर्ष के पहले सत्र चुनावों के बाद नई सरकार के पहले, या तो वर्ष का पहले सत्र हो या चुनावों के बाद नई सरकार बने, सब क्या होंगे, राष्ट्रपति। तब क्या होगा, राष्ट्रपति को के द्वारा सदनों का विशेष सत्र संबोधित किया जाएगा। ठीक है, विशेष अभिभाषण दिया जाएगा। तो ये क्या होता है, इसमें दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है एक साथ और विशेष अभिभाषण में मंत्री द्वारा तैयार होता है। ये जो अभिभाषण बनता है वो किसके द्वारा, मंत्रिमंडल बनाती है इसको। ठीक है, और ये सेम चीज़ जो है ये आर्टिकल 87 में अगर जो है राष्ट्रपति के लिए है तो ये जो है 172 में राज्यपाल के लिए सेम व्यवस्था की गई है। अब बात आती है अध्यादेश शक्ति की। तो अध्यादेश शक्ति देखें तो राष्ट्रपति को 123 में, राज्यपाल को 213 में मिलाई है। राष्ट्रपति व राज्यपाल की आपात शक्ति। अध्यादेश शक्ति कैसी शक्ति है, तो आपात शक्ति है। अध्यादेश शक्ति एक आपात शक्ति है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर अध्यादेश लाएगा। जब अध्यादेश लाएगा, अध्यादेश पर अगर हस्ताक्षर हो जाते हैं राष्ट्रपति के, मंत्री परिषद की सलाह पर आ रहा है, अध्यादेश पर अगर हस्ताक्षर होते ही वो कानून बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो अध्यादेश आता है वो संसद के दोनों सत्र ना चल रहे हों या किसी एक सदन या सत्र ना चल रहा हो, तत्काल कार्यवाही जरूरी हो, तब ये आता है। ठीक है, और जब ये कानून बनता है तो सत्र शुरू होता है, मैक्सिमम 6 मंथ के लिए चलता है। ये जो आता है वो आपात की स्थिति में आता है, मैक्सिमम 6 मंथ इसका समय होता है। सत्र शुरू होने की पहली तिथि से संसद के दोनों सदनों में यह अध्यादेश 6 वीक के अंदर पास होना जरूरी है। और ये जो अध्यादेश आता है वो शुरू से, जहाँ की सत्र शुरू हुआ उसके बाद तुरंत जो है 6 वीक के अंदर ये पास होना ज़रूरी है। और जब ये 6 वीक के मतलब अंदर पास हो जाता है तो कानून बना रहेगा, नहीं होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम अवधि कितनी है, 6 वीक की है अध्यादेश के लिए पास होने के लिए। अब यहाँ पे अध्यादेश की विशेषता क्या है, तो कह रहा है अध्यादेश का प्रभाव वही होता है जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का प्रभाव होता है। अब तो राज्य विधानमंडल या संसद में बनाए गए कानून तो क्या हो रहे हैं, वो तो पास करवाए जा रहे हैं विशेष बहुमत से या साधारण बहुमत से, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट बन के आ जा रहा है, कम 6 माह तो रहेगा ही। अब यहाँ पे राष्ट्रपति व राज्यपाल कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, और मान लो कि उस अवधि कंप्लीट नहीं हुई फिर भी राष्ट्रपति राज्यपाल की इच्छा उसको वापस लेने तो वो वापस ले सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक पर अध्यादेश लागू नहीं होता है, कोई भी संविधान संशोधन विधेयक पर अध्यादेश लागू नहीं होता है। ठीक है, कह रहा अध्यादेश शक्ति राष्ट्रपति व राज्यपाल की विवेक की शक्ति नहीं है। जो अध्यादेश की शक्ति है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल की विवेक की शक्ति नहीं है, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधी हुई है। अध्यादेश भूतलक्षी व भविष्यलक्षी दोनों प्रभावों के साथ लागू किया जा सकता है, तो इसके प्रभाव भूतलक्षी भी हो सकते हैं और भविष्यलक्षी भी हो सकते हैं। अध्यादेश शक्ति सीमित, अस्थायी और न्यायिक समीक्षा के अधीन है, और अध्यादेश की जो शक्ति है वो सीमित, अस्थायी और न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अध्यादेश के दुरुपयोग, कह रहा अध्यादेश संसदीय प्रक्रिया की उपेक्षा करता है। ये जो अध्यादेश है वो संसदीय प्रक्रिया की उपेक्षा करता है, क्योंकि संसद या विधान राज्य
मंडल के द्वारा जब कोई कानून बनता है तो उस पर जो है उपयुक्त बहस पर चर्चा होती है, लेकिन अध्यादेश में ऐसा नहीं होता है। अध्यादेश संसदीय प्रक्रिया की उपेक्षा करता है। क्यों? क्योंकि जो भी कोई कानून बनता है उस पर बहस होती है, लेकिन इसमें अध्यादेश पर तो कोई बहस नहीं होती, इसीलिए। और क्या है, अध्यादेशों पर बार बार लाना पुनः प्रख्यापन असंवैधानिक है। अध्यादेशों का बार बार लाना असंवैधानिक है। 1967 से 1981 तक बिहार में 256 बार अध्यादेश का प्रयोग हुआ और डीसी बाधवा केस में इसे गलत माना गया। फिर चुनौती मिली डीसी बाधवा केस में, जिसे गलत माना गया। अब कई बार सरकारें अध्यादेश के माध्यम से राजनीतिक एजेंडा व किसी विशेष समूह के हित में अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाती हैं। तो कई बार क्या करती है, राजनीतिक एजेंडा का प्रयोग करके वो कानून बना देती है अध्यादेश के माध्यम से। अध्यादेश शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत को सीमित करता है। ये जो अध्यादेश है वो शक्ति प्रतिकरण के सिद्धांत को भी सीमित कर रहा है, क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका जैसी शक्ति प्राप्त हो जाती है। कार्यपालिका खुद से अध्यादेश जारी कर ले रहे हैं, विधायिका की नीड ही नहीं पड़ी यहाँ पे। अध्यादेशों के माध्यम से कानून बनते हैं, उन कानूनों की स्पष्टता और पारदर्शिता का अभाव होता है, क्योंकि उस पर तो बहस हुई ही नहीं है, इसीलिए। अब इसके संबंधित न्यायिक निर्णय अध्यादेश से संबंधित क्या क्या आए हैं, तो पहला आया है आरसी कूपरवाद वर्सेस भारत संघ 1970। आरसी कूपरवाद वर्सेस भारत संघ 1970। इसमें अध्यादेश शक्ति न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। इसमें कहा गया कि अध्यादेश की शक्ति न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। फिर डीसी बाधवा केस वर्सेस बिहार राज्य केस, इसमें अध्यादेशों को पुनः प्रख्यापन को असंवैधानिक माना गया। कहा गया कि ये तो संविधान के साथ छल है। उसके बाद तीसरा आता है कृष्ण कुमार वर्सेस बिहार राज्य केस। इसमें 2017 में एक केस आया। इसमें कहा गया कि अध्यादेश का प्रयोग तत्काल कार्रवाई के मामले में किया जाना चाहिए। यानी अध्यादेश का प्रयोग जो है वो तत्काल कार्रवाई के मामले में किया जाना चाहिए, यानी कि आपात के मामले में किया जाना चाहिए, ना कि इसका दुरुपयोग होना चाहिए। फिर आता है अध्यादेश की सीमाएं और शर्तें। कह रहा अध्यादेश तभी लाया जा सकता है जब संसद के दोनों सत्रों के दोनों सत्र या किसी एक सत्र सदन का सत्र ना चल रहा है, तो दोनों ना चल रहे हो या एक ना चल रहा हो, तब लाया जाता है। दूसरा शर्त, संविधान संशोधन विधेयक के मामले पर यह नहीं लाया जा सकता। कब नहीं ला सकते? संविधान संशोधन विधेयक के मामले में। अध्यादेश मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकता है। मूल ढांचे का सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। यह एक आपात शक्ति है और न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। अध्यादेश एक आपात शक्ति है और न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। कह रहे सत्र शुरू होने की पहली तारीख से 6 सप्ताह के अंदर पास होना जरूरी है। जहां सत्र शुरू होगा 6 सप्ताह के भीतर इसको पास होना होगा, नहीं तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः न्यायिक दृष्टिकोण स्पष्ट है कि अध्यादेश आपात शक्ति है, नियमित विधायी शक्ति नहीं है और न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। लेकिन अध्यादेशों का दुरुपयोग यदाकदा देखने को मिलता है, जो विधायिका की शक्ति को कम और कार्यपालिका की शक्ति को विस्तारित कर देता है। अध्यादेश का प्रयोग तत्काल कार्यवाही के मामले में ही किया जाना चाहिए। यह मनमानापूर्ण और अस्पष्ट और युक्तियुक्त नहीं होना चाहिए, यानी कि अयुक्तियुक्त नहीं होना चाहिए। इसका तत्काल कार्रवाई यानी आपात जैसे है उसी से संबंधित इसका यूज़ होना चाहिए। इसका गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। अब एक प्रश्न मिला था कि राज्यपाल के द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए। विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों का पुनः प्रख्यापन की वैधता पर विवेचना कीजिए। इसकी जो वैधता है उस पर विवेचना करने की बात कही जा रही है। अब आगे जो है संवैधानिक, इसमें जो हमने देख लिया संविधान, एक प्रश्न था कि संविधान संशोधन जो विधेयक है वो अध्यादेश द्वारा नहीं आता है। तो जब अध्यादेश द्वारा नहीं आता है तो मूल अधिकार को निम्न कैसे कर सकता है? वो संविधान संशोधन विधेयक जो है अध्यादेश पर लागू ही नहीं होता है, और जब मूल अधिकार है वो तो संविधान संशोधन विधेयक से आता है। यानी मूल अधिकार को लाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक आएगा, जिसमें अध्यादेश काम ही नहीं करेगा, तो वो मूल अधिकार को निम्न नहीं कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा थी जो क्लास में डिस्कस हुआ था, तो मैंने समझा दिया। यहाँ पे अब अगला जो शक्ति है वो वीटो शक्ति है। ठीक है, वीटो शक्ति को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।